Hello everyone, myself Shaili Gurwani and I welcome you on my YouTube channel Career Planet Shaili मैम। तो थोड़े से क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में छूट गए थे, लाइट इश्यू हो गया था। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। शायद 5-6 क्वेश्चन और बाकी होंगे तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नीट 2024 पेपर सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन in a sealed vessel at equilibrium with concentration of nitrogen। नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन है आपके पास 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ऑक्सीजन इतना है और NO इतना है। रिएक्शन जो है वो आपकी है ट्वाइस NO। रिएक्शन जो है वो आपका है ट्वाइस NO gives N2 plus O2। ठीक है, मान लिया है ना। अब आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है और आपको इक्विलिब्रियम पे इन सब की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो कैसे तो फाइंड कर सकते हैं। अब ये कह रहा है इफ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने 1 ना लेकर के कितना ले लिया, 0.1 मोल ले लिया। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताना है। ठीक है, बता देंगे, है ना। लेकिन कैलकुलेशन मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा है तो ही समझदारी है, क्योंकि देखो लेंदी बहुत रहेगा। कर लेते हैं। देखो अब मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है तो हमें केसी निकालना आता है। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो बच्चे प्रोडक्ट N2 3 × 10⁻³ इंटू O2 4.2 × 10⁻³ अपॉन NO का स्क्वायर, है ना। तो NO कितना है 2.8, स्क्वायर करना है मतलब फिर से 2.8 इंटू 10⁻³ एंड 10⁻³। ठीक है, सॉल्व कर लो तो तुम कहोगे एक तो ये गया, ये भी गया, है ना, और 2.8 है। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो केसी आ गया 3 × 4.2 अपॉन 2.8 का स्क्वायर। चलो केसी तो आ गया। नाउ स्टूडेंट्स 0.1 मोल NO इनिशियली लिया तो मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास ये इक्वेशन फिर से बना दो। ट्वाइस NO गिव्स, तो हम कहेंगे N2 प्लस O2। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तुमने 0.1 लिया, ये 0। अब 0.1 में से मान लो x पार्ट डिसोसिएट हुआ तो दिस विल बी x/2 एंड x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वॉल्यूम का तो यहाँ कोई झंझट भी नहीं है, 1 मोल पर लीटर ही ले रहे हो ये। ठीक है, नाउ अब क्या करना चाहिए, है ना। तो मैं कहूँगी यहाँ पे केसी, तो बच्चे यहाँ केसी क्या होगा, तो वही प्रोडक्ट स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट स्क्वायर। तो मैं कहूँगी ये आएगा x/2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x/2 इंटू x/2 अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। x/2 का होल स्क्वायर, है ना, x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, तो जो मेरे पास पहले था, पहले क्या था 3 × 4.2 डिवाइडेड बाय क्या है, तो डिवाइडेड बाय है मेरे पास 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं मान लो ऐसा कर भी लेती हूँ कि मैंने कर दिया x/2 इंटू x/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ रूट लेना पड़ेगा, तो भाई √3 1.73 4.2, तो 4 का रूट तो 2 ही होता है ना, तो मैं लमसम ले रही हूँ 2.1 और ये तो स्क्वायर है तो 2.8 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड करेंगे x। तो जब आप x फाइंड करोगे तो बच्चे ये तुम्हें मिलेगा √1.6 यानी कि 1.2 के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है ना। अब सॉरी 1.2 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ये मिलेगा 0.07 के अराउंड। ठीक है, तो ये x आया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x नहीं होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा। तो x इक्वल्स टू a अल्फा, है ना। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, a इनिशियल कंसंट्रेशन, x डिसोसिएटेड मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है x अपॉन a, इनिशियल कंसंट्रेशन को x को इनिशियल कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। नाउ स्टूडेंट x तो मेरे पास आया है 0.07,
इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, तो लमसम आंसर बनेगा 0.7। लेकिन एग्जाम में इसको सॉल्व करना मतलब 2 से 3 मिनट लगाना, है ना, और आपके पास ये चॉइस में क्वेश्चन था तो आपको इसको स्किप करना ही बेटर ऑप्शन था, है ना। आता है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हम एक पर्टिकुलर टाइम में, क्या हम इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं या 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ थोड़ा भारी पड़ेगा इसको सॉल्व करना, तो इसको स्किप करना बेटर था। फिलहाल इसका आंसर 0.7 के अराउंड रहेगा, सो दिस विल बी 0.717। क्लियर है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, फॉर द गिवन रिएक्शन, मेरे पास रिएक्शन है, एल्कीन है, एसिडिक KMnO4 है, मेजर प्रोडक्ट बनाना। KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडेशन, और एल्कीन के डबल बॉन्ड को स्प्लिट करता है। तो भाई KMnO4 क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को स्प्लिट करेगा, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये COOH, यहाँ पे भी COOH, तो साइक्लोहेक्सेन पे COOH दोनों टाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा लैंथेनॉइड का ग्रुप है जो कि डायामैग्नेटिक है? तो डायामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, डाया मतलब दो, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय बल रेखाओं को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करना? रिपेल करना। तो हम कहेंगे अच्छा डायामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब मैं तो एफ ब्लॉक में चल रही हूँ, सारे ऑप्शन एफ ब्लॉक के हैं, तो F1, F2, F3, F4 ये तो हो गई। तो मुझे लग रहा है शुरू का और आखिरी वाला ऐसा हो सकता है। शुरू का कोई हो तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो F0 हो सकता है, और आखिरी में भी ऐसा पॉसिबल है। तो देखो प्रोमीथियम, समेरियम ये सब बीच में आएंगे, है ना। फर्स्ट लैंथेनॉइड सीरियम, चेक करो। मान लो तुम्हें नहीं भी आता तो तुम्हें इतना तो पता है, पहला लैंथेनॉइड जो है सीरियम है 58, है ना, और 58 में से बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, है ना। अगर एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दिस विल बी लाइक दिस। और मान लो तुम्हें नहीं भी आता तो कोई टेंशन नहीं था, 58 में से 4 कम कर दो, 54, जीनॉन होता है 54 पे, तो इनर्ट गैस है तो डायमैग्नेटिक ही होगा। अब आखिर में आओ, है ना, तो देखो लाख सोचा, याद करो एफ ब्लॉक की सीरीज लिखवाई थी, लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा यूं एक गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर कहा तुम, यबलू, YB और LU। तो LU तो मुझे कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो इटरबियम और इटरबियम +2, तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल आखिर में जाओगे ना तो ये हो सकता है ये जीनॉन हो। 6s2, सेकेंड लास्ट है ना, 4F14, आखिरी वाले में तो 5D1 हो जाएगा। तो मैं कहूँगी हाँ अगर ये इटरबियम +2 होगा तो ये भी F14 है, टेंशन ही नहीं है ना, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो हियर आंसर विल बी सीरियम +4 एंड इटरबियम +2। नेक्स्ट देखेंगे, 3 अल्कोहल और PCl3 इसकी रिएक्शन करानी है। अब देखो आपने क्लास में सिखा रखी है आपको, है ना, मैकेनिज्म से नहीं, डायरेक्ट अगर अपन करें तो मैंने आपको सिखाया था 3 बार अल्कोहल लेना है, और जब तुम PCl3 लोगे, ठीक है, तो एक एक OH ग्रुप जो है एक एक ऑक्सीजन जाके इसको लोन पेयर डोनेट करेगा और Cl को निकालेगा। तो मेरा आंसर तो फिक्स है, 3 बार तो आएगा RCl प्लस क्या आएगा POH होल थ्राइस। अब POH होल थ्राइस का मतलब यही तो है बेटा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, तो पहला तो ये होगा, ठीक है। दूसरा अल्कोहल प्लस PCl5, तो ये भी आपने कितनी बार क्लास में सीखा है ना, हर बार ये रिएक्शन करते हैं। इसको PCl3 लिख दो, PCl5 है ना, बीच में क्या लिख दो PCl3, लेफ्ट में Cl, राइट में Cl, सो दिस इज RCl, दिस इज POCl3 एंड दिस इज HCl। तो मेरा आंसर है H3PO3 और POCl3। बोर्ड में आने वाला सवाल था, है ना, आपको नीट में पहुंचा दिया इसने, बताओ कितना सिंपल है। नेक्स्ट आपको कुछ कैटायंस दिए गए हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सॉल्ट एनालिसिस किया था, प्रैक्टिकल किए थे, है ना। ये सवाल है कि आप प्रैक्टिकल लैब में गए थे कि नहीं गए थे, नहीं गए तो भटक गए, और गए थे तो कर लोगे, या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ी तो कर लोगे। अब मुझे बताओ सबसे आखिर में Mg+2 आता है ना, तो मतलब एग्जामिनर बोलता है ना यार Mg आ गया है तो बेटा तू लिख ले तो ही बहुत है, अब कहाँ निकालने बैठेगा, तो Mg+2 बिल्कुल आखिर में आएगा। 5वें ग्रुप में बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम थे। तो बस अगर मुझे इतना पता होता कि सबसे आखिर में Mg आएगा और C उससे पहले आएगा, मतलब E तो एंड में आना चाहिए और C ऐसे आना चाहिए, देखो तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, काम बन जाता।
नहीं तो भी कोई बात नहीं, 0 ग्रुप में अमोनियम था, फर्स्ट ग्रुप में सिल्वर प्लस होता है, Pb+2 होता है ही नहीं, तो 0 ग्रुप है नहीं, फर्स्ट ग्रुप है नहीं, सेकेंड ग्रुप में कॉपर +2 था, ये रहा, तो बी सबसे पहले आ जाना चाहिए, है ना। फिर थर्ड ग्रुप में आपको पता है Al+3 है, Fe+3 है, तो हम कहेंगे चलो बी के बाद ए आ गया। फिर कोबाल्ट +2, निकल +2, Mn+2, ये तो चौथे ग्रुप के मेंबर है, तो डी इधर आ गया। तो भाई BADCE करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। क्लियर है, सीधा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सवाल है ना। नेक्स्ट देखो, CuNH3(6+3) होमोलैप्टिक है, बिल्कुल, अगर सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं तो होमोलैप्टिक, और CuNH3(4)Cl2+1 हेट्रोलैप्टिक है, 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं तो हेट्रोलैप्टिक, तो दोनों बातें सही है ना। तो देखो ये कह रहा है पहला वाला होमोलैप्टिक है, दूसरा हेट्रोलैप्टिक है, बिल्कुल है। फिर कॉम्प्लेक्स CuNH3(6+3) हैज 1 काइंड ऑफ लिगेंड, और ये जो दूसरा वाला है मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड, तो ये तो उसको एक्सप्लेन ही कर रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक कंपाउंड में X के 32% है, B के 20% है और बाकी C है, तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो एक कंपाउंड X है, उसमें मेरे पास A है, B है और C है। अब A के 32% है, यानी मैं 32 ग्राम्स ले लेती हूँ। B के 20% है, तो बच्चे में B के 20 ग्राम ले लेती हूँ, और बचा हुआ C, तो 100 वैसे माइनस कर दो, है ना, 32 + 20 को माइनस कर देती हूँ, तो 48 ग्राम जो है वो C है। तो एक कंपाउंड में A कितना है, B कितना है, C कितना है, तो मुझे पता चल गया। अब इनके एटॉमिक मास भी दे रखे हैं, तो भाई मेरे पास वेट है, मोलिकुलर वेट भी है, तो मैं मोल निकाल दूँ। तो बताओ 32 डिवाइडेड बाय A का एटॉमिक मास कितना है, 64, तो ये तो आधा मोल आ गया। सिमिलरली 20 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है, 40, तो ये भी आधा आ गया। और C कितना है, 48 डिवाइडेड बाय 32, तो 16 3 ज़ा 48 और 16 2 ज़ा 32, तो ये 3/2 आ गया। तो आधा आधा 1.5, A B C, हाफ हाफ एंड 3/2। ठीक है, क्या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो बोलो ये चीज़ तो चलेगी। तो आधा आधा 1.5 मतलब 1 1 3 ही तो हुआ, तो A 1 होना चाहिए, B 1 होना चाहिए और C कितने होने चाहिए, 3। तो मेरा आंसर हो गया A B C 3। सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इतना, टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। तो मुझे पाई और सी में ग्राफ दिया हुआ है, तो रिलेशन पता है ना बेटा, y इक्वल्स टू क्या होता है, CRT, पाई इक्वल्स टू CRT। अब पाई और सी में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, y एक्सिस पे पाई ले लो और x एक्सिस पे क्या करो, t ले लो, है ना। तो ये y हो गया, ये x हो गया c, तो बाकी क्या है m, तो हम कहेंगे y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो ये जो RT है ये इसका स्लोप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन, तो मैं कहूंगी जो स्लोप आएगी दैट विल बी RT। y इक्वल्स टू mx में y प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल्स टू mx, स्लोप क्या होगी, m होगी, है ना। या तो मैं से देख लो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो बच्चे पाई बटे t, पाई अपॉन t की वैल्यू क्या है, तो पाई अपॉन t की वैल्यू RC है ना, RC की बराबर है, और पाई अपॉन t की वैल्यू तुम्हें दे रखी है ना, कितनी है, तो मैं कहूंगी स्लोप दे रखी है 25.73 इक्वल्स टू RT, R की वैल्यू भी तो दे रखी है 0.083 इंटू टेम्परेचर, 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083, ये आएगा 310। R की वैल्यू देखो, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना, लीटर बार मोल इनवर्स सब तो कट गया, तो ये 310 केल्विन है, और खटाक से 310 डिग्री सेंटीग्रेड मत कर देना, 310 केल्विन है, सेंटीग्रेड के लिए 273 वापस कम करने पड़ेंगे, तो 27 और 10 37 डिग्री सेंटीग्रेड बच गया, तो आंसर विल बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्लियर है? नेक्स्ट देखो, CH3CH2CH2 यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम साइनाइड से कराऊं, ठीक है, करा देती हूं, तो भाई ये NaI तो बाहर निकल जाएगा। तो मेरा आंसर है CH3CH2CH2 और साइनाइड। बढ़िया। अब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, यानी एक बार ही पानी मिलाओ। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब डबल, 2 बार वाटर। पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो मैं कहूंगी साइनाइड में पानी मिलाओ, माइड बनेगा। तो CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ब्यूटेनामाइड। अब अमाइड NaOH ब्रोमीन, अमाइड NaOH ब्रोमीन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। हॉफमैन ब्रोमेमाइड का आंसर मैंने आपको सिखा रखा है, कुछ नहीं करना है, इसको बाहर कर दो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, कार्बन कम कर दो, इस CO को कम कर दो। तो बच्चे इस CO को कम कर दो तो आंसर क्या है? 1 2 3 कार्बन वाला अमाइन, मतलब प्रोपाइल अमाइन। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट समझते हो ना, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe+2 आयन। फेरस हाइड्रोलाइज ना हो जाए इसके लिए तुम क्या मिलाते हो? तो बेटा इसमें आप मिलाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्रिपरेशन वाला जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया था ना केमिस्ट्री में, उसमें से पूछा हुआ है, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना हो गई जब आपने टेम्परेचर को 27 से 57 किया। तो देखो पहले टेम्परेचर 27 प्लस 273, यानी पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था। बाद में टेम्परेचर तो देखो 57 प्लस 273 है ना, तो कितना हुआ? तो मैं कहूंगी देखो ये कितना हो गया, 280 और 50 और ऐड कर दो, 280 और 50 कितना हो गया? ये 300 हो गया ना, तो ये 330 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है ना। अब ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स यानी K2/K1 की वैल्यू जो है वो 4 हो गई, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, R दे रखा है, log 4 दे रखा है। अब क्या ही चाहिए? फॉर्मूला याद होगा, देखो इसी फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन आ गए, है ना। log K2/K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब देखो log K2/K1 मतलब बेटा log 4, EA मुझे कैलकुलेट करना है 2.303, R गैस कांस्टेंट है और वैल्यू है 8.314, T2 माइनस T1 है ना, कितना हुआ? तो 330 माइनस 330 हुआ, ठीक है। अपॉन क्या करो? 300 इंटू 330, ऐसा कुछ। अब इसको सॉल्व कर लो। log 4 की वैल्यू तुम्हें सीधी रखनी है, इसकी जगह क्या रख दो? 0.60 रख दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 380 किलो जूल पर मोल आएगा, चेक कर लेना। आई थिंक थर्ड आंसर है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में है ना, मास इन ग्राम्स, क्या करना है? मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग इतना एम्पियर करंट थ्रू वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट फॉर 100 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखो करंट आई, कितनी करंट पास की? तो हम कह रहे हैं 9.6487 एम्पियर, इतनी करंट मैंने पास की है और टाइम लगा है 100 सेकेंड, ठीक है भाई। 100 सेकेंड का टाइम लगा है, इतने एम्पियर करंट पास करी है, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? ओके भाई। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? IT। तो 9.6487 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना लिखूं? 964 लिख दूं, 0.87, ठीक है। 2 0 पीछे ले जाती हूँ, ओके। अब क्या करें? 964 तो लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें? तो तुम कह रहे हो कॉपर सल्फेट में मैंने करंट पास करी, तो बेटा कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है? +2, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
और कॉपर बनाएगा। तो देखो अगर ये 2 फेराडे हैं तो ये 1 मोल है। 1 मोल कॉपर कितना होता है? 63 ग्राम। वैसे 63.5 होना चाहिए बट इसने 63 दिया तो मैंने ये लिखा। ठीक है, अब 2 फेराडे मतलब समझे 2 × 96 500 होता है बट यह 96487 है। ठीक, तो 2 × 96487 पे कॉपर इकट्ठा होता है 63 ग्राम। तो मुझे तो 964.87 पे बता दो। तो मैं सीखा है, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो देखो 2 × 96487, ठीक है, इंटू x। 2 × 96487 इंटू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 964.87। 964.87 इंटू 63, इतना बैठा ले, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हैं। तो मैं कहूँ ये पॉइंट ही उड़ा दो ना, यही झंझट कर रहा है। 96487 96487 काट दो। तो x की वैल्यू जो है वो 63 डिवाइडेड बाय 200। तो पहले 63 का आधा करो तो वो 31.75 होता है ना। उसको 100 से डिवाइड करो तो फिर ये 0.31 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो 0.315 ग्राम्स। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। क्लियर? ये अभी तो फिजिक्स का सवाल है। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, है ना, लाइट्स ऑफ हो गई थी इसलिए। तो आई थिंक सिंपल पेपर था, सारा आपने ना नोट्स में पढ़ रखा है। हर पैटर्न के क्वेश्चन कितनी बार कर रखे, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे। ठीक है, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि भाई 45 मिनट में 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इसमें भी समय बचाना, क्योंकि फिजिक्स में आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वही तो कंपटीशन है। ठीक है, तो आई थिंक आपका पेपर अच्छा हुआ है ना। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1 साल ड्रॉप करने की ज़रूरत है तो इस साल मैं नीट 2025 का सिलेबस आपको ऑनलाइन देने वाली हूँ। पिछली बार मैंने क्लास 12 हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करा दिया। ठीक है, इस बार क्लास 12 हिंदी मीडियम में मैं सिर्फ 1 शॉट बनाऊंगी ताकि आप उस चैप्टर को आसानी से डिटेल में पढ़ पाएँ। और क्या बोलते हैं, टू द पॉइंट आपके पास सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। ऐसा मत सोचा करो तो 2 साल पुराना है, कोर्स वही चल रहा है ना। पिछले 2 सालों से क्या एनसीईआरटी तो वही चल रही है, तो कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है, और फिर जैसे लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो आपको मिल जाएगा। तो इस बार नीट 2025 का बैच स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन में, आपको सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको एक नंबर दे रखा है। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, शैली गुरवानी मैम के नाम से, आपको शैली मैम केमिस्ट्री के नाम से आपको मिल जाएगा, है ना। करियर प्लैनेट जोधपुर के नाम से भी मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं हमेशा क्वेश्चंस और अच्छे पीडीएफ डालती रहती हूँ। जो भी मुझे मिलता है कि नहीं ये अच्छा कंटेंट है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ वगैरह बनाई है जिसमें आपको व्हाट्सअप पे पेपर भेजा जाएगा, आप अपना आंसर की भेज दीजिएगा, हम चेक करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो सब कुछ अवेलेबल है, बस अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। डॉक्टर बनना है तो बन के दिखाना है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था अंदर ज़ील है तो बन जाएंगे। बस एक उम्मीद होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और क्या बोलते हैं, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए कि नहीं मुझे तो बनना ही है ना, मुझे तो करना ही है, क्या दिन क्या रात, है ना। ये नहीं कि मुझे कोई मोटिवेट करे, मोटिवेशन अंदर से आता है ना। सो मम्मी आपको 5 बजे उठा रही है और आप खुद 4 बजे उठ गए तो आप खुद सोचो पढ़ाई कब अच्छी होगी, है ना। जब अंदर से तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे बैठ के पढ़ना है, तब आप कुछ कर पाएंगे। मोटिवेट ठीक है, टाइम टू टाइम हम डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार लगता है कि हाँ हमें ज़रूरत है, वो एक अलग चीज़ है। बट सेल्फ मोटिवेशन, रोज़ रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है। अब सारी बातें भूल जाओ, कैसा भी पेपर हुआ है, आपको लग रहा है मुझे ड्रॉप करना है, मुझे काम करना है, तो आप लग जाओ, सारी बातें भूल जाओ, देखो मत कुछ भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।